नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल पर। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। तो दोस्तों 20 MCQs की वीडियो आप सभी के सामने लेके आ चुके हैं। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो हमेशा की तरह होमवर्क रहेंगे और मैं चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट के 3 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करके बता सकें कि क्या आपका जवाब सही है या गलत है। इससे वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पेट निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है? स्टमक सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस। तो आप लोगों के सामने एक फोटो है, आप लोग देख सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या होता है। पहले पॉइंट पे लिखा है HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी हैं उनको मारने का काम करता है। इसके अलावा इसका एक काम और होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये दो एंजाइम जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन, उनको एक्टिवेट करने का ये काम करता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? पेप्सिन और रेनिन। HCl कोई एंजाइम नहीं है, HCl एक जूस है, ठीक है, एक लिक्विड पदार्थ है, उसके अलावा उसमें कोई एंजाइम नहीं है। लेकिन पेप्सिन और रेनिन एक एंजाइम है। पेप्सिन आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और रेनिन आपका ये भी प्रोटीन को करता है, लेकिन ये कसीन को करता है, कसीन में करता है, ठीक है। जो मिल्क होता है, मिल्क को ये कसीन प्रोटीन में तोड़ता है। इसके अलावा म्यूकिन भी होता है, जो कि हम म्यूकस कहते हैं जिसे, ये हमारे फूड को लुब्रिकेट करने का काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से अब आप बता पाएंगे कि स्टमक जो है वो क्या क्या सिक्रीट करता है। तो आपने सही बताया, HCl और पेप्सिन, यहाँ पे जो दो दो ऑप्शन है ये दोनों एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि HCl भी आपका गैस्ट्रिक जूस में होता है, पेप्सिन भी होता है और आपका रेनिन भी होता है। रेनिन, अगर आपसे सिर्फ एंजाइम पूछा जाता तो आप कहते कि भाई पेप्सिन एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में होता है और एक रेनिन, और इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? तो HCl करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाता है वो क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। फर्स्ट और सेकंड हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी तक और तैयारी करना चाहते हैं, और ये सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, जो लोग सीरियस हैं, कम पैसों में ऑब्जेक्टिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं या कि कहीं पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो MCQs के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। हमारी ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दिए गए नंबर पे आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं ग्रुप से जुड़ने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस राज्य में शुरू हुई? इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे लॉन्च हुई है दोस्तों? सही बताया, लखनऊ में ये लॉन्च हुई है। और लॉन्च होने का कारण आपको पता ही है कि जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे, प्रमोद भगत जी ने गोल्ड जीता था, कृष्णा नागर जी ने गोल्ड जीता था, सुहास यथिराज जी जो कि नोएडा से बिलोंग करते हैं, वर्किंग है यहाँ पे एज IPS, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो चार चार मेडलिस्ट रहे थे हमारे पैरा बैडमिंटन में। और पैरा बैडमिंटन जो इवेंट है वो 2020 ओलंपिक से ही शुरू हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप फोटो देख सकते हैं वहाँ की, जहाँ ये एकेडमी खुली है लखनऊ में, तो वहाँ की ये फोटो है, ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं कि ये क्या बात हुई अभी हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा सही विकल्प है? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो इनमें कौन सा विकल्प सही है? तो आप लोग अगर बारीकी से देखेंगे तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। NCC जो है वो 1948 में बना था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NDS मतलब कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ये 1954 में बनी थी। और NSS, ठीक है, ये कब बनी थी? 1969 में। तो ये तीनों की तीनों आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों ही मैंने एक क्वेश्चन में करा दिया, हालांकि पेपर में डायरेक्ट आएगा NSS कब बनी थी, या आ जाएगा NDS कब बनी थी, या आ जाएगा NCC कब बनी थी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
विभिन्न खेलों में गोल पोस्ट से पेनल्टी स्पॉट की दूरी दे रखी है, इनमें से कौन सा गलत है? डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी स्पॉट फ्रॉम गोल पोस्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? तो गोल पोस्ट से पेनल्टी स्पॉट की दूरी दे रखी है इन्होंने, ए, बी और सी, और लास्ट दे रखा है नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि कौन सी सही है। तो अगर हम देखना चाहें कि हॉकी में 6.47 या 7 यार्ड्स तो एकदम करेक्ट है, इतनी ही होती है हॉकी में जो आपकी पेनल्टी स्पॉट होता है जहां से पेनल्टी स्ट्रोक लिया जाता है। फुटबॉल में जो पेनल्टी किक है वो कहां से ली जाती है? 11 मीटर से, या यार्ड में बदले तो 12 यार्ड से। और हैंडबॉल में जो है वो 7 मीटर से, ठीक है, 7 मीटर से। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट एकदम करेक्ट है। उद्देश्य यही था कि आपको ये तीनों चीजें माइंड में डाल दी जाएं कि हॉकी में कितना होता है पेनल्टी स्पॉट, कितनी दूर होता है, फुटबॉल में कितना दूर होता है, और हैंडबॉल में कितना दूर होता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर लगातार हम लोग एमसीक्यू डालते रहते हैं, तो ये उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। नीचे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? हु वॉन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? तो किसने जीता? सही बताया, PR श्रीजेश जी ने जीता है। ये आपको ये पता होना चाहिए। और आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आज काफी नए रहेंगे। इवन आज तक मैंने जितना देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने आज तक रिपीट नहीं करे हैं, हालांकि करने चाहिए क्योंकि नए बच्चे वीडियोस पुरानी कम ही देखते हैं। बट मेरे को ये रहता है कि जो पुराने बच्चे हैं उनको नया कंटेंट ही हर टाइम मिलता रहे। 6th क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए एक खेल या अनुशासन पर विचार करने के लिए 4 महाद्वीपों में फैले गए कम से कम डैश देशों में इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर अ स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन in the list of summer Olympic sports, it must be widely practiced in at least dash countries spread over 4 continents. तो अगर किसी भी गेम को हम लोग ओलंपिक में शामिल करवाना चाहते हैं तो कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए, और कम से कम वो जो 4 कॉन्टिनेंट्स में वो देश होने चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? सही बताया आपका 75 कंट्रीज में अगर कोई गेम खेला जाता है, जो 75 कंट्रीज 4 कॉन्टिनेंट में कम से कम फैली हुई हो, तो आपका वो गेम इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो रूल मैंने बताया है ये आपका मेंस के लिए है, मेंस कैटेगरी के लिए है। अगर यहीं पे बात होती कि विमेन्स में, जैसे विमेन फुटबॉल है, 1996 में उसको जोड़ा गया था, तो उस टाइम पे क्या चीजें देखी गई होगी कि भाई जो वुमेन फुटबॉल है कम से कम या तो 40 कंट्रीज में खेला जाए, और इसके अलावा 40 कंट्रीज में तो कम से कम हो, साथ में वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई हो। ये जो कंट्रीज हैं वो 3 कॉन्टिनेंट में हो। बाई चांस अगर ये 40 की 40 कंट्रीज 2 कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं तो आपका गेम इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो आई विश आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन जो हमने अभी बात करी है। 7th क्वेश्चन। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली महिला कौन बनी? भारतीय महिला की यहाँ पे बात नहीं हुई है। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, मैं माफी चाहूंगा। क्या है क्वेश्चन? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू पार्टिसिपेट इन द 6 वर्ल्ड कप्स, ठीक है, विमेन वर्ल्ड कप्स। तो कौन बनी है वो? सही बताया, मिताली राज जी बनी है। फोटो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पे जो एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे एक झूलन गोस्वामी, ठीक है, झूलन गोस्वामी ने अभी कल ही एक रिकॉर्ड बना है। तो क्या बना है कि इन्होंने वर्ल्ड कप जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं उसमें 40 विकेट लेके सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन। कुलीन धीरज एथलीट के बीच स्ट्रोक की मात्रा लगभग कितनी रहती है? अमंग इलाइट एंड्योरेंस द स्ट्रोक वॉल्यूम रिमेन्स अप टू। तो जो इलाइट एंड्योरेंस खिलाड़ी हैं, लंबी दूरी की जो दौड़ते हैं, तो उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कहाँ तक जा सकता है? तो सही बताया, 90 से 110 ml पर बीट तक जा सकता है। नॉर्मल इंसान का 50 से 60 जा सकता है। चलते हैं आगे। 9th क्वेश्चन। पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल गेम्स? तो कहां पे होस्ट हुए थे सबसे पहले? सही बताया, अमेरिका में हुए थे। जिनको नहीं पता है कि स्पेशल ओलंपिक क्या है, तो
जो लोग देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, मतलब कि मेंटली रिटार्टेड होते हैं, दिमागी रूप से कमज़ोर रह जाते हैं, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स कराए जाते हैं। 1968 से इनकी शुरुआत हो गई थी और शिकागो शिकागो जो जगह है आपकी यूएसए में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और यूनेस कैनेडी श्रीवर नाम की जो महिला हैं, उन्होंने ये शुरू किया था। इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया में कब आया? तो 1987 में आया। और उसे स्पेशल ओलंपिक भारत नाम कब दे दिया गया? तो 2001 से हम लोग उसको स्पेशल ओलंपिक भारत कहते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। लोगो आपके सामने है स्पेशल ओलंपिक्स का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने सोचा इसका क्वेश्चन आना चाहिए। 11th क्वेश्चन, निरंतर संपीड़न में सीपीआर निम्नलिखित किया जाना चाहिए। इन कंटिन्यूअस कंप्रेशन सीपीआर द फॉलोइंग शुड बी डन। तो सीपीआर के लिए कौन सा पॉइंट सही है ये पूछा गया है, तो आप देख के बताएंगे तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। प्रति मिनट 100 बार की दर से सीने में संपीड़न, जो कंप्रेशन हम देंगे चेस्ट को, एक तरीके से जो हम पुश करेंगे बार बार, वो 100 टाइम्स पर मिनट होना चाहिए। 100 बार हमें 1 मिनट में करना है, इस रेट के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपके सामने सीपीआर के लिए, जैसा कि पहला पॉइंट हमने बताया कि एटलीस्ट 100 कंप्रेशंस पर मिनट होने चाहिए। इसके अलावा जो हम दबाव मारेंगे, जितना हमें उस चेस्ट को पुश करेंगे जितना गहराई तक, तो वो कितना गहराई तक जानी चाहिए चेस्ट? 2 इंचेस कम से कम, तो 2 से 2.5 इंच का ये होना चाहिए। आ जाते हैं दोबारा एक और पॉइंट पे कि रेशियो क्या रहना चाहिए। तो आप 30 बार आप प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 2 ब्रेथ देंगे, ठीक है, 2 बार आप सांस देंगे, फिर आप 30 बार आप पुश करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, फिर 2 आप ब्रेथ देंगे। यहीं पे अगर कोई बच्चा है, छोटा इन्फेंट है, तो ये रेशियो बदलकर हो जाता है 15:2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को यूएनए ने विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया है? Which of the following date has been declared by UNO as International Sports Day for Development and Peace? तो यूएनए ने जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जो घोषित किया है, वो कौन से दिन को करा है? तो 6 अप्रैल को किया है। और 6 अप्रैल को ही क्यों किया है? क्यों आप जानते होंगे, जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक्स जो गेम्स थे, तो वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और 15 अप्रैल तक चले थे। तो यहीं से ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि ग्रीस में पहली बार जो आपके स्टार्ट हुए थे ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो 6 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रही है इतिहास में ओलंपिक्स के। तो इसी को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे बना दिया गया फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो घोषणा हुई है, ये कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2013 को यूएन असेंबली में, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन रखा गया। वो रेजोल्यूशन का जो नंबर था वो था 67/296। उसमें ये चीज़ फाइनल हुई थी कि आने वाले अब जितने भी साल होंगे, उसमें 6 अप्रैल को हम लोग ये दिन स्पेशल डे मनाया जाएगा, ठीक है। जैसे योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से शुरुआत हुई थी इन चीज़ों की। चलिए आगे चलते हैं, 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 1916 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था? Which of the following is the host city of 1916 Summer Olympics which was cancelled due to World War I? तो पता सबको है कि कौन कौन से ओलंपिक्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन कहाँ पे वो होने वाले थे ये नहीं पता है। तो उसके पर्पज से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो 1916 में कैंसिल हुए थे, 1940 में और 1944 में। तो 1916 के जो होने थे वो बर्लिन में होने थे, जो कि नहीं हो पाए, और बाद में कब हुए? 1936 में हुए। 1940 के कहाँ होने थे? तो टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन नहीं हो पाए वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। और कहाँ पे हुए और कब हुए? बाद में 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में हुए। और 1944 के लंदन में होने थे, लेकिन नहीं हो पाए, लेकिन ये 1948 में ही हो गए, ठीक है। तो टोक्यो के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई। टोक्यो ओलंपिक्स होना चाहिए था 1948 में, लेकिन उसको 1964 पे शिफ्ट कर दिया गया। तो आई विश आपको ये छोटा सा मैंने जो समझाया ये समझ आया होगा।
तो बर्लिन इसका करेक्ट आंसर है। 1916 के जो ओलंपिक्स हैं वो बर्लिन में होने वाले थे, परंतु नहीं हो पाए। 14 क्वेश्चन, जब एथलीट प्रतिस्पर्धा स्थिति में प्रदर्शन करता है तो इसका उदाहरण है। व्हेन एथलीट परफॉर्म्स इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो एथलीट है जब वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे जो चिंता उसे होती है, जो एंग्जाइटी उसे होती है, वो कौन सी होती है? ठीक है, तो कौन सी होती है दोस्तों? सही बताया आपने एकदम, स्टेट एंग्जाइटी होती है। अच्छा, एक फोटो आपके सामने है, आप कोशिश करिएगा समझने का, हालांकि टॉपिक बड़ा है लेकिन आप कोशिश करना। एंग्जाइटी क्या है, चिंता क्या है? जब आपको नेगेटिव इमोशनल स्टेट में आप आ जाएं, जब आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से नेगेटिव सोचने लग जाएं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं हारूंगा, मेरे को भाई, किसी को पसीने आने लग जाते हैं, किसी को ब्रेन में टेंशन होने लग जाती है, कोई बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये नर्वसनेस हो जाती है, ठीक है, वरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिंता होने लग जाती है। तो दो तरीके की एंग्जाइटी होती है, एक होती है ट्रेट एंग्जाइटी और एक होती है स्टेट एंग्जाइटी। ट्रेट एंग्जाइटी क्या है कि किसी भी आदमी के अगर नेचर में ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई उसे टेंशन होती है, उसको नॉर्मली भी टेंशन रहती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, स्पोर्ट्स में आज मैच है इस वजह से हो रही है। तो अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक ही है, उसका कोई ट्रेट ही बन चुका है उस एंग्जाइटी, तो वो होगी ट्रेट एंग्जाइटी। और स्टेट एंग्जाइटी क्या होगी? जो सिचुएशनल एंग्जाइटी होती है। मान के चलिए कोई कुत्ता आपके सामने आ गया तो आपके पसीने छूट जाएंगे, ये क्या हुई? स्टेट एंग्जाइटी हुई। ये कोई ट्रेट एंग्जाइटी नहीं है, यहाँ पे ये सिचुएशन के हिसाब से एंग्जाइटी हुई है, ठीक है। स्टेट एंग्जाइटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है कॉग्निटिव स्टेट एंग्जाइटी, जो कि आप माइंड वाइज आप कितने वरी हैं, आप कितने चिंतित हैं, दिमाग में आपके कितने बेचैनी है, वो कॉग्निटिव में आएगा। और सोमैटिक स्टेट एंग्जाइटी क्या होगा? सोमैटिक का मतलब होता है फिजिकल, ठीक है, जो आप देख सकते हैं फिजिकल में, जैसे आपके पसीने छूटना, आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आपको आप में कंपन आना, आप वाइब्रेट करने लग जाना, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है। तो आई विश ये आपको समझ आया होगा। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़े कंसेप्ट हैं लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों में आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन, फ्रैक्चर के उपचार में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्निक इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर? तो फोटो आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं, जब हड्डी टूट जाती है तो कुछ इस तरीके से उस हड्डी को सेट करके उसको एक जगह पर बनाए रखने की पूरी कोशिश करी जाती है, ताकि कुछ दिन में वो हड्डी अपनी जगह पे जगह बना ले और दोबारा से ठीक हो जाए। तो ये जो तरीका है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, कर्षण कहते हैं, ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास किस समय होता है? साइको सोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो साइको सोशल डेवलपमेंट आप जानते हैं सिगमंड फ्रीड ने जो दिया था, ये कब डेवलप होता है? तो सही बताया, एडोलेसेंस एज में ये सबसे ज्यादा डेवलप रहता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन, फिर आते हैं आज के आपके होमवर्क पे। होमवर्क एक दो क्वेश्चन आसान है, लेकिन एक क्वेश्चन आज सिचुएशनल बेस्ड है तो हार्ड रहेगा। 17 क्वेश्चन, मानव शरीर के लिए कुल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सही बताया, 13 एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन रहते कौन कौन से हैं ये देखना भी जरूरी है। तो 9 वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे, जिसमें 8 तो हमारे बी विटामिन हो गए और एक के विटामिन हो गया। बाकी 4 जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिनको हम अडैक के नाम से जानते हैं, ADEK, ठीक है। तो आई विश आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं आपके आज के होमवर्क के ऊपर। तो होमवर्क कौन कौन सही बताएगा देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, पेनल्टी किक के दौरान यदि गेंद खेलने से पहले पेनल्टी किक लेने वाले खिलाड़ी या टीम का साथी अपराध करता है तो जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा सही होगा या दोनों गलत होंगे, क्या होगा ये आपको बताना है। ड्यूरिंग पेनल्टी किक, इफ बिफोर द बॉल इज इन प्ले द प्लेयर टेकिंग द पेनल्टी किक और अ टीममेट ऑफेंस, ठीक है। तो सिचुएशनल है, कोई रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझ के जिसको नॉलेज है वही बता पाएगा। 19 क्वेश्चन, भारत में आयोजित 2022 AFC महिला कप किसने जीता? हु वॉन द 2022 AFC विमेन कप हेल्ड इन इंडिया? तो इसका भी जरूर बताना। 20th क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट का मापन क्या है? साइज ऑफ टेनिस कोर्ट फॉर डबल्स इज।
तो तीनों क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप लोग जवाब देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हमारी जो मोटिवेशन है वो बनी रहे। आपके सामने 4 वीडियोज़ हैं, आप चारों के चारों देखें, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।